बिहार की ग्रोथ की कहानी की शुरुआत तो धीरे हुई, पर पिछले कुछ सालों में तेज़ी पकड़ती हुई नज़र आ रही है। बिहार का ग्रोथ एवरेज अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से नेशनल एवरेज को एक्सीड करता दिख रहा है। बट बिहार में सारे सेक्टर्स बराबर नहीं है। बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये 1/4 ऑफ स्टेट अर्निंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। और बिहार जो कि एक रूरल डेंस एरिया है, वहाँ के ऑलमोस्ट 70% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये इस बात से देखा जा सकता है कि बिहार का जीएसडीपी 2002 से 2018 के बीच में 3.1% से इंक्रीज हुआ, जो कि काफ़ी मार्जिनल है। बट इसने बिहार की पॉवर्टी पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला। बीपीएल लोग जो पहले 55.4% हुआ करते थे, वो इसी ड्यूरेशन में गिर के 33.7% पे आ गए। और बिहार की ज्योग्राफी भी इसको काफ़ी एडवांटेज देती है एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्पेस में अपनी मार्क बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सॉइल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। बट फिर भी बिहार अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जब आप इसको कंपेयर करेंगे पंजाब जैसे स्टेट से, जो कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इरिगेशन प्रोग्राम्स और मार्केट रिफॉर्म्स। ये मार्केट रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर रोड मैप के अंडर में इनिशिएट किए गए। पहला एग्रीकल्चर रोड मैप 2008-9 से 2011-12 था। दूसरा एग्रीकल्चर रोड मैप 2012-13 से 2016-17 था। और तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप 2017-18 से 2022-23 के बीच में हुआ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने बिहार की एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प किया और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कॉम्पिटिटिव करने में हेल्प किया। बट फिर भी इन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप में बिहार का ग्रोथ एवरेज 3.1% पे गया। सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप में ये घट के 1.28% पे आ गया, जबकि नेशनल एवरेज 3.1% था। इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर को बांध के रख रही है और उसे अपने पोटेंशियल पे बढ़ने नहीं दे रही है। फार्म के आउटपुट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर हेक्टेयर के लैंड से एक किसान कितने रुपए का मुनाफा कमा पा रहा है। फार्म के आउटपुट को 4 अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। एरिया इफेक्ट, मतलब एक फसल के अंदर कितना एरिया है। यील्ड इफेक्ट, मतलब हर फसल की कितनी यील्ड हो रही है। प्राइस इफेक्ट, मतलब एक फसल का कितना दाम मिल रहा है। डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट, मतलब किसान अपनी ज़मीन में कितने अलग अलग तरह के फसल लगा रहा है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम एरिया इफेक्ट के बारे में। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड ओवर द ईयर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है, बट रीसेंट ईयर्स में एक ट्रेंड देखा जा सकता है कि लैंड अंडर एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम हुआ है। बट ये एक वाइडर ट्रेंड का पार्ट है जो ओवरऑल नेशन देखा जा सकता है, क्योंकि बाकी नेशनल एवरेज बिहार की एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड एक कारण हो सकता है बिहार की एक खराब एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस के बारे में। क्या लो यील्ड कारण हो सकता है बिहार के खराब एग्रीकल्चरल ग्रोथ का? एक कंपैरिजन अगर किया जाए बिहार के मेजर क्रॉप यील्ड्स का नेशनल एवरेज के साथ, तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर टाइम देखा जा सकता है उन सारे मेजर क्रॉप्स जैसे कि राइस, वीट और मेज में। 2001 से 2017 के पीरियड में राइस में 4.4% की ग्रोथ का ट्रेंड और वीट में 1.77% का ट्रेंड देखा जा सकता है, जो कि ये दर्शाते हैं कि काफ़ी जल्दी वो नेशनल एवरेज को क्रॉस कर देंगे। बाकी सारे क्रॉप्स जैसे मेज, ग्रीन, ग्राम, लेंटिल ऑलरेडी बिहार में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और इनमें भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा जा सकता है। तो ये बात बोलने में मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि एक लो यील्ड कारण नहीं है बिहार की खराब एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस का। 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट स्क्रैप कर दिया। इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का आइडिया ये था कि वो एपीएमसी की मोनोपोली ख़त्म करना चाहती थी। पहले किसान बाध्य थे कि वो अपने क्रॉप सिर्फ एपीएमसी में ही बेच सकते हैं, बट इसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करके और मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना चाहती थी, जिसके बाद उनको एक्सपेक्टेड था कि फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस की बेटर प्राइसेस मिलेंगे।
इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। ये ऑब्जर्व किया गया कि मेजर क्रॉप्स जैसे पैडी, वीट, मेज के प्राइसेस ओवर द ईयर्स इंक्रीज हो गए, बट प्राइस वेरिएशंस भी काफ़ी बढ़ गए। मतलब साल के अलग अलग दौरान पे काफ़ी प्राइस डिफरेंस देखा जाने लगा, जो कि एक रीज़न हो सकता है कि फार्मर्स के इनकम पे इफ़ेक्ट डाला होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फार्मर्स की इनकम पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट डालता है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे ये फार्मर्स की एक क्रॉप के ऊपर रिलायंस कम करता है और रिस्क मिटिगेट करता है, और ये सॉइल की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे क्रॉप की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और मार्केटिंग का अरेंजमेंट कैसा है। फार्मर से काफ़ी सारे डिस्कशन करने के बाद ये सामने आया कि वो काफ़ी सारे मार्केटिंग इश्यूज से गुजरते हैं, बट एक एनालिसिस से ये पता चलता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन 1/4 ऑफ आउटपुट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट फिर भी डाइवर्सिफिकेशन का परसेंटेज काफ़ी लो देखा गया ओवरऑल बिहार में। जैसे कि एरिया अंडर फ्रूट एंड वेजिटेबल बस 6% है, बट ये 42% कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट की तरफ। काफ़ी सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा हाई यील्डिंग होते हैं, जैसे कि ड्राइड चिलीज़ जो कि 1,13,205 रुपीज़ पर हेक्टेयर का आउटपुट देती है, जबकि मेज़ जो एक कन्वेंशनल क्रॉप है सिर्फ 37,925 रुपीज़ पर हेक्टेयर का आउटपुट देती है। एक और फैक्टर है जो फार्मर की इनकम पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट। एक एग्रीकल्चरल लैंड में काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे फर्टिलाइज़र, सीड्स, इरिगेशन। इन सब की वजह से फार्मर की इनकम पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है। अगर इन इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ती है तो इसका मार्जिन फार्मर के प्रॉफिट में से कटता है। ये ग्राफ जो कि टोटल आउटपुट टू टोटल इनपुट ओवर द ईयर्स दिखाता है, इसको देख के ये पता चलता है कि 2006-2007 तक फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और उसके बाद एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आने लगा, बट अभी भी ये 1 से ऊपर है, जिसका मतलब फार्मिंग इज़ प्रॉफिटेबल। सो हम राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट को नहीं कंसिडर कर सकते हैं एग्रीकल्चरल हिंड्रेंस में। APMC एक्ट अबॉलिश होने के बाद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में नहीं बढ़े, जिसकी वजह से काफ़ी कम मार्केट डेवलप हो पाए और जो पुराने वाले थे वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोक्योरमेंट ढंग से नहीं होती है, जो फार्मर्स को वनरेबल छोड़ देती है काफ़ी सारे मिडिलमैन और छोटे ट्रेडर्स पे। ये ट्रेडर्स किसानों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और उनके क्रॉप्स काफ़ी कम प्राइस में प्रोक्योर करते हैं। ये प्रॉब्लम काफ़ी प्रेवलेंट है और काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया कि उनको अपने क्रॉप्स काफ़ी सारे मिडिलमैन को कम पैसों पे देनी पड़ जाती है। बिहार गवर्नमेंट ने प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स का निर्माण किया है। पैक्स का उद्देश्य फार्मर से क्रॉप प्रोक्योर करना ही है, बट काफ़ी सारे फार्मर से बात करने के बाद ये पता चला कि ये प्रोक्योरमेंट या तो टाइम पे नहीं होती है, और जब होती भी है तो उनका प्राइस उनको अच्छा नहीं मिलता है और काफ़ी बार MSP से कम उनको पैसे दिए जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया है, जिसका उद्देश्य फार्मर्स को अच्छी एजुकेशन और अच्छे तरीके बताना है जिससे उनको और फ़ायदा हो सके। तो ऐसे क्या कंस्ट्रेन हैं जो FPO को ढंग से परफॉर्म नहीं करने देते हैं? ग्राउंड लेवल पे ये देखा गया कि काफ़ी जगह FPO का ढंग से गठन नहीं हो पाया है, और जहाँ पे हुआ भी है वहाँ पे FPO बहुत एक्टिव नहीं है। काफ़ी सारे फार्मर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं FPO को लेकर के, बट इनका फ़ायदा उसको नहीं मिल पाता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जो बिहार की इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि हमें और कौन कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। तब तक धन्यवाद, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।